नमस्कार, मैं पवन सिंह। दिल्ली दंगे इस समय चर्चा में क्यों हैं? दिल्ली में हुए दंगे जो कि फरवरी के महीने में हुए थे, इस समय दोबारा से बहुत ज़्यादा चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि दिल्ली दंगों पर एक किताब लिखी गई है। उस किताब की जो ऑथर हैं, लेखिका हैं मोनिका अरोड़ा, जो कि सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है दिल्ली दंगों पर, जिसका टाइटल है दिल्ली राइट्स 2020 द अनटोल्ड स्टोरी, जिस पर काफ़ी विवाद मचा हुआ है, काफ़ी घमासान मचा हुआ है। एक तरह की फ़ौज, एक लिबरल फ़ौज जो सेकुलर फ़ौज होने का जो दावा करती है, जो ये दावा करती है कि देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए, उसने एक तरह से प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया कि ये जो किताब है ये किसी को टारगेट करती है, इसलिए इसका प्रकाशन नहीं होना चाहिए और ये किसी खास धर्म के खिलाफ है। दोस्तों, ये वास्तव में तो हास्यास्पद ही है। जिस किताब का अभी प्रकाशन नहीं हुआ, मार्केट में आई नहीं, लोगों ने पढ़ा नहीं, उसके बारे में पूर्वानुमान के आधार पर कि उस किताब में कुछ ऐसा हो सकता है जो लोगों के सेंटीमेंट्स को हर्ट करता हो, जो लोगों की भावनाओं को हर्ट करने वाला हो सकता है, जो किसी धर्म विशेष को टारगेट करता है, ऐसी मानसिकता पहले से ही, यानी कि पूर्वाग्रह से ग्रसित होना कितना ज़्यादा खतरनाक है। और जो इससे भी बड़ी हास्यास्पद स्थिति है वो ये है कि जिस कंपनी से जो लंदन का यूनाइटेड किंगडम में जिसका हेड ऑफिस है, उस प्रकाशन हाउस का, और भारत में जो इकाई है उससे कॉन्ट्रैक्ट होता है, सारे नियमों का पालन होता है और एवं वक्त पर जब कुछ मिनट बाद जब प्रकाशन करने का समय आता है तो वो अपने हाथ खड़े कर लेते हैं, कहते हैं कि हम इसका प्रकाशन नहीं कर सकते। वो जो संस्था है, उस संस्था का नाम है ब्लूम्सबरी, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो लंदन में है, जो कि यूनाइटेड किंगडम की एक प्रकाशन हाउस है। कोई यूके में बैठ करके या लंदन में बैठ करके ये कैसे तय कर सकता है कि भारत में जो स्थितियां हैं उस पर किताब कौन लिखेगा, कैसे वो कब किसी भी स्थिति में रद्द कर सकता है? इस प्रकरण से बहुत से लोगों में काफ़ी नाराज़गी भी है। लेकिन जो दिल्ली दंगों की अगर हम बात करें तो दिल्ली दंगों में राजनीति और धर्म का बराबर की हिस्सेदारी रही। देश में या दुनिया में जहाँ कहीं भी दंगे होते हैं उसमें राजनीति और धर्म कहीं ना कहीं ज़रूर इन्वॉल्व होती है। दिल्ली दंगों में भी ऐसा ही हुआ। लेकिन दिल्ली दंगों की शुरुआत कहाँ से हुई, पहले हम इसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। दरअसल फरवरी में हमारे देश में हमारी संसद ने एक विधेयक पारित किया जिसको वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि नागरिकता संशोधन विधेयक। नागरिकता विधेयक में ऐसा प्रावधान किया गया कि जो हमारे 3 पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश, उन 3 देशों में जो अल्पसंख्यक नागरिक हैं, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो जैन हों, चाहे वो बौद्ध हों, चाहे वो पारसी हों, चाहे वो ईसाई हों, उन सबको जो कि 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आ चुके हैं या इससे पहले से लेकर जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आ चुके हैं, उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ये नागरिकता उन लोगों को लिए मरहम का काम हुआ जो सालों से, आज़ादी के बाद से, बंटवारे के बाद से धार्मिक रूप से प्रताड़ित होकर के जो इन 3 देशों से भारत में आकर बसे थे, लेकिन उनको नागरिकता न मिलने की वजह से उनको मूल अधिकारों में भी बहुत कटौती थी। उनको शिक्षा का अधिकार, हर तरह के अधिकारों में उनको काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता था। इसलिए सरकार ने ऐसा प्रावधान किया कि इन जो 3 देशों से जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित व्यक्ति हैं उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन इसका विपक्षी पार्टियों ने, जिन्होंने इस नाजुक मुद्दे को एक धर्म विशेष के खिलाफ बताया, जिसकी वजह से पूरे देश में, खास करके विपक्षी दलों की जिन राज्यों में सरकार है या प्रमुख विपक्षी दल, चाहे वो कांग्रेस हो, तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, सब ने इसका विरोध किया कि ये किसी खास धर्म के खिलाफ है। लेकिन ऐसा उस कानून में नहीं था। और दूसरा जो एंगल था वो धर्म का था। धर्म का एंगल इस प्रकार था कि एक खास समुदाय को, खासकर मुस्लिम समुदाय को, ये
समझाया गया कि आपकी नागरिकता चली जाएगी। तो बहुत से जब भी धरने प्रदर्शन होते थे, हम लोग जब भी देखते थे टेलीविज़न पर, तो अगर रिपोर्टर कोई किसी न्यूज़ चैनल का पूछता था कि आप लोग धरने में क्यों बैठे, तो अधिकांश लोग यानी 90% से अधिक लोगों को मालूम ही नहीं था कि नागरिकता कानून है क्या। सिर्फ उनको इस बात का भय बिठा दिया गया था कि आपकी नागरिकता चली जाएगी। इससे देश का बहुत नुकसान हुआ। दूसरा, उस समय दिल्ली में चुनाव भी होने वाले थे। उस वक्त सभी पार्टियों ने, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, सभी पार्टियों ने इस मुद्दे का जमकर फ़ायदा उठाने की कोशिश की। और राजनेताओं ने जो बयान दिए वो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक थे। जैसे भाजपा के जो केंद्रीय मंत्री हों अनुराग ठाकुर, जिन्होंने बयान दिया था देश के गद्दारों को गोली मारो, आगे का शब्द वो इतना हम लोग यूज नहीं कर सकते। इसके साथ ही चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, सोनिया गांधी जी ने ये ऐलान किया कि हमें आर पार की लड़ाई लड़नी है, हमें घर से बाहर निकलना होगा। देश की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी के अध्यक्ष से ऐसे बयान की कैसे ऐसे बयान दे सकती हैं, ये अपने आप में सवाल है। वहीं एक जैसे कि खुद गृह मंत्री अमित शाह ने एक रैली में ऐसा बयान दिया कि ऐसा बटन दबाओ कि करंट शाहीन बाग में लगे। जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग हैं, एक देश के गृह मंत्री हैं, तो कुछ कोई कैबिनेट मंत्री है, तो कोई देश की सबसे पुरानी पार्टी की अध्यक्षा हैं, अगर वो लोग ऐसे भड़काऊ बयान अगर देंगे तो देश में क्या हालत होगी, इसके अंदाज़ा हम आप लगा सकते थे। और दिल्ली में वही हुआ। दिल्ली दंगों में करीब 53 लोगों की मौत हो गई थी और 250 से अधिक लोग घायल हो गए थे। वहीं हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ था। सबसे दिलचस्प जो थी घटना, वो था एक अंकित शर्मा नाम का शख्स, जो कि IB यानी खुफिया विभाग में अधिकारी था। वो अपने पड़ोस में रोज़ की तरह जब आता है और अपने पड़ोस में जो माहौल होता है, यानी कि जो लोग अभी तक आपस में मिलजुल कर रह रहे थे, अब वो एक दूसरे को दुश्मन की तरह देख रहे थे। जब वो घर पहुंचा तो उसने अपनी माँ से कहा कि मुझे इन लोगों को शांत कराना है कि भाई हम लोग को यहीं रहना है और हम लोग इस तरह से झगड़ा करना ठीक नहीं है। उनकी माताजी ने मना किया, बेटा ये ठीक नहीं है, माहौल बहुत ख़राब है, कुछ भी हो सकता है, तू बाहर मत जा। लेकिन उसने अपना पर्स, अपना बटुआ अपनी माँ को पकड़ाया और वो जो IB अधिकारी अंकित शर्मा था, वो पहुंच गया लोगों को समझाने के लिए। लेकिन जो जिद होती है, जहालत होती है, उसके साथ वही हुआ जो किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। उसको काले कपड़े में बांध करके, उसको ढक करके उसके शरीर में करीब 400 से अधिक बार चाकुओं से हमला किया गया। आप कल्पना कर सकते हैं कि वो अधिकारी जो अपना कर्तव्य निभा रहा था, वो चाहता तो वो घर में भी रुक सकता था। माहौल को देख करके अपनी जान को दांव पर क्यों लगाया उसने इसलिए लगाया कि उसने अपने देश को प्रथम रखा, अपने देश के संविधान को प्रथम रखा, अपने कर्तव्य को प्रथम रखा। और ये सब समझने के बावजूद अपनी जान को खतरे में लगाकर वो लोगों को समझाने के लिए गया कि हम लोग ऐसा ना करें और ये सरकारें तो आती जाती रहेंगी, हम लोगों को हमेशा यहाँ रहना है। लेकिन कट्टरपंथी भीड़ ने उसके साथ जो जहालत की, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम लोगों ने जब पढ़ी तो बिल्कुल हम लोग हैरान रह गए। उसके बारे में जब जानकारी मिली, पूरे शरीर में 400 से ज़्यादा घाव। आप कल्पना कीजिए, शरीर का कोई एक अंग भी ऐसा सही सलामत नहीं बचा होगा जिसमें उस पर हमला ना किए गए होंगे। ये सज़ा चुकानी पड़ी उस अंकित शर्मा नाम के IB अधिकारी को। हालांकि 1 करोड़ का राहत पैकेज तुरंत परिवार को अरविंद केजरीवाल ने दिया था, लेकिन पैकेज क्या, उस व्यवस्था को रोकने में नाकामी किसकी रही? दंगे को भड़कने क्यों दिया गया? लगातार 3 दिन तक छिटपुट घटनाएं दिल्ली में होती रही। उसके बाद पुलिस प्रशासन क्या करता रहा, ये सवालिया निशान है। खास करके उत्तर प्रदेश में, जहां की आबादी दिल्ली से करीब 5 गुना करीब अधिक है। 5 करोड़ दिल्ली की आबादी है। वहीं देश का सबसे बड़ा सूबा जनसंख्या के आधार पर, जिसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उत्तर प्रदेश में भी बहुत से दंगे हुए थे। उस वक्त दंगे होने की कोशिश लोगों के द्वारा की गई थी, लेकिन कैसे यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने उन पर अंकुश लगा लिया था। लेकिन दिल्ली में ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा था? क्योंकि दिल्ली की पुलिस तो काफ़ी एडवांस पुलिस, काफ़ी तेज़ तर्रार पुलिस समझी जाती है। उसके बाद क्या कारण थे, ये तो
ईश्वर ही जाने या सरकार जाने। लेकिन एक बात ज़रूर है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है। दिल्ली का जो शासन है, प्रशासन है, वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है और होम मिनिस्ट्री के प्रति वहाँ का प्रशासन जिम्मेदार होता है और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी थे। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी अमित शाह जी पर भी जाती है कि इतने बड़े दंगे देश की राजधानी में हो गए, उसके बावजूद उनको नियंत्रण पाने के लिए उन दंगों पर इतना ज़्यादा समय क्यों लगा, 3 दिन से अधिक समय क्यों लगा। इतना ज़्यादा जब नंबर पर दिल्ली की सड़कों पर जब 53 लोगों से जब अधिक लोगों की जान चली गई, तब सरकार की नींद जगी क्या? तो कहीं ना कहीं सिस्टम का फेलियर रहा। उसके बाद कई नेताओं पर, भाजपा के नेताओं पर भी आरोप लगा कि उन्होंने दंगे भड़काने में सहयोग किया, उनकी वजह से दंगे भड़के। जो सबसे चर्चित नाम रहा वो कपिल मिश्रा का रहा, जिन्होंने ये सोशल मीडिया के माध्यम से गुजारिश की थी कि अगर ये लोग, जो मुस्लिम लोग धरना दे रहे थे, अगर ये लोग नहीं हट रहे हैं तो हम लोग भी इकट्ठा होंगे। लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई और वहाँ से दंगे शुरू हुए। तो इसके बाद जब दिल्ली में दंगे इस तरह लगातार बढ़ते गए तो दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया और उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज ने ये आदेश जारी किया दिल्ली पुलिस को कि इन नेताओं के खिलाफ, जिन भी नेताओं ने भड़काऊ बयान दिए हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी के हों, उनके खिलाफ अभी तक FIR दर्ज क्यों नहीं की गई। लेकिन उससे भी बड़ा दिलचस्प वाक़या तब हो गया जब उसी रात को उन जज का ट्रांसफ़र कर दिया गया। इस पर भी खूब राजनीति हुई। लेकिन ये हमारे देश में एक व्यवस्था है कि जजेस का जो ट्रांसफ़र होता है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा होता है। सुप्रीम कोर्ट में जो कॉलेजियम होता है, जो वरिष्ठ वकीलों का एक समूह होता है, उसके द्वारा किया जाता है। लेकिन उसी दिन ट्रांसफ़र होना बिल्कुल सवाल खड़े करता है कि आखिर क्यों उसी दिन ट्रांसफ़र किए गए, कि अपने नेताओं को बचाने की कोशिश की गई। अब जब ये किताब छापी गई है दिल्ली दंगों पर, जिसको मोनिका अरोड़ा जिसकी लेखिका हैं, उनकी 2 महिला साथी भी हैं जिन्होंने मदद की है इस किताब को लिखने में, तथ्यों को जुटाने में। जब देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी है तो प्रश्न होता है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, ऐसी हरकत क्यों की जा रही है कि कुछ लोग या कुछ गैंग कह लें कि जो हकीकत को सामने नहीं आने देना चाहते, जो ये पूर्वानुमान लगा चुके हैं कि इस किताब में जो भी है वो गलत है, किसी के धर्म विशेष के खिलाफ है, किसी वर्ग विशेष के खिलाफ है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आप किताब पढ़िए, अगर किताब पढ़ने के बाद आपको लगता है कि कहीं पर तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ, वास्तविकता के साथ हेरफेर की गई है, तो आप उस पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। लेकिन किताब के प्रकाशित होने के पहले भी आप पूर्वानुमान के आधार पर अगर ऐसा करते हैं तो ये एक लोकतांत्रिक देश में ऐसा नहीं होता और बहुत से लोग इसका विरोध करते हैं। मैं भी इसका विरोध करता हूँ। लेकिन हमारे देश में जब तक किसी न किसी कोने में, किसी न किसी क्षेत्र से ऐसे खबरें आती रहती हैं कि दंगे हो जाते हैं। ये दंगे कितने निर्दोष लोगों की जान लेते हैं। आखिर में इसके पीछे कौन होता है? इसकी सच्चाई साफ है कि इसके पीछे एक राजनीति होती है जो अपने आप को स्थापित करने के लिए कितने ही लोगों की जान को दांव पर लगा देती है। दूसरा धर्म होता है जो लोगों को सही गलत की सोच किए बगैर कट्टरता के लिए, धार्मिक कट्टरता के लिए मजबूर कर देता है। लेकिन सभी लोगों को ये सोचना चाहिए, खास करके उन लोगों का जो समाज के निचले तबके के लोग हैं, जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, जो बहुत गरीब लोग हैं, उन्हीं लोगों की मौत होती है। ये राजनेता अपने घरों में AC आलीशान बंगलों में बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते हैं, वहीं धार्मिक लोगों का भी बहुत रुतबा होता है। लेकिन आम लोग जो इसके शिकार होते हैं, जो कट्टरता या अधिक बिना सोच विचार के इस तरह के दंगों में हिस्सा लेते हैं, उनका जो नुकसान होता है, उनके परिवार को जो नुकसान होता है, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और उसके बाद ये राजनीति और ये धर्म के जो ठेकेदार हैं, ये इन लोगों की कोई सुध नहीं लेते और इनके परिवार बहुत बुरी ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। क्योंकि गरीब परिवारों में जो सहारा होता है, अगर वो छिन जाता है तो उनका जीवन बहुत बुरी तरह से, बहुत ख़राब परिस्थितियों से जूझता है। इसलिए सभी लोगों को चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति के हों, किसी भी भाषा को बोलने वाले हों, किसी भी ज़बान के हों, देश के किसी भी क्षेत्र में रहते हों, वो इस तरह की भावनाओं का शिकार ना हो, कानून का सहारा लें। उनके भी हित में, उनके परिवार के हित में, देश के हित में और मानवता के हित में यही है। क्योंकि दंगों में
सब कुछ होता है, जहालत होती है, कट्टरता होती है, राजनीति होती है दंगों के पीछे, लेकिन जो मानवता होती है वो मर चुकी होती है। उसके बाद ही ये नंगा नाच होता है जो देश को और लोकतांत्रिक देश को, भारत जैसे शांति प्रिय देश में ये जो धब्बा होता है कि बहुत दुख देता है देश के निवासियों को। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।